हेलो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर की जो सच में काफी डायनेमिक और तेज रफ्तार वाला है, यानी भारत में केबिन क्रू बनना। एविएशन सेक्टर में 12वीं के बाद ना ये सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले करियर ऑप्शंस में से एक है। मतलब उड़ान भरने और दुनिया घूमने का रोमांच तो है ही, लेकिन इसके पीछे की असली मेहनत और सच्चाई क्या है? तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे 1. सेफ्टी फर्स्ट की सच्चाई, 2. योग्यता और शारीरिक ज़रूरतें, 3. ज़रूरी स्किल्स और मेडिकल, 4. 6 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस, 5. ट्रेनिंग, समय और खर्च, और आखिर में 6. सैलरी और करियर पाथवे। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, सेफ्टी फर्स्ट की सच्चाई। अब देखिए, जब भी केबिन क्रू का नाम आता है ना, तो अक्सर दिमाग में ग्लैमर, अच्छी यूनिफॉर्म और ट्रैवल करने की इमेज बन जाती है। लोगों को लगता है कि ये जॉब बस मॉडल की तरह दिखने और पैसेंजर्स को खाना सर्व करने के बारे में है। लेकिन सच कहूं, ये सबसे बड़ा मिथक है। असलियत इससे एकदम अलग है। केबिन क्रू दरअसल सेफ्टी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। जरा सोचिए, डीजीसीए के कड़े नियमों के मुताबिक किसी भी इमरजेंसी में पूरे के पूरे प्लेन को सिर्फ 90 सेकंड्स में खाली कराना, या फिर हवा में मेडिकल इमरजेंसी और आग लगने जैसी खतरनाक स्थितियों को संभालना, ये उनकी असली जिम्मेदारी होती है। वो जो हॉस्पिटैलिटी वाला पार्ट है ना, वो तो बस इस बड़े से सेफ्टी रोल का एक छोटा सा हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, योग्यता और शारीरिक जरूरतें। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि इसके लिए पढ़ाई कितनी चाहिए। अक्सर कैंडिडेट्स को लगता है कि इसके लिए किसी बहुत महंगी एविएशन डिग्री की जरूरत है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेशर्स के लिए उम्र बस 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, और एजुकेशन के नाम पर सिर्फ 12वीं पास होना काफी है। जी हाँ, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स या साइंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक वैध भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर हायर एजुकेशन की कोई डिग्री है तो अच्छी बात है, फायदा मिलेगा, लेकिन वो 100% ऑप्शनल है। पढ़ाई के अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, और इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल कारण है। महिलाओं के लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आर्म रीच, यानी पंजों के बल खड़े होने पर आपके हाथ कहाँ तक पहुँचते हैं। ये लगभग 212 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इमरजेंसी के वक्त प्लेन के ऊपर वाले बिन्स में रखे सेफ्टी इक्विपमेंट तक तुरंत पहुँचना होता है। इसके अलावा वजन हमेशा हाइट के अनुपात में होना चाहिए, जिससे एक हेल्दी बीएमआई मेंटेन रहे। और हाँ, अच्छी ग्रूमिंग, साफ त्वचा और यूनिफॉर्म पहनने के बाद शरीर पर कोई भी टैटू नहीं दिखना चाहिए। एकदम प्रोफेशनल लुक। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जरूरी स्किल्स और मेडिकल। सिर्फ फिजिकल फिटनेस काफी नहीं है, मानसिक मजबूती उससे भी कहीं ज्यादा अहम है। एयरलाइंस को ना सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो भारी प्रेशर में भी अपना दिमाग एकदम ठंडा रख सकें। मतलब बात करने का तरीका एकदम स्पष्ट हो, अंग्रेजी में फ्लुएंसी हो और लोगों के लिए एम्पैथी या सहानुभूति हो। फ्लाइट के दौरान कभी कभी बहुत मुश्किल सिचुएशंस आ जाती हैं, तो ऐसे में इमोशनल बैलेंस, बेहतरीन टीम वर्क और ज़बरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, अक्सर यही वो स्टेज है जहां ज़्यादातर कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। और इन्हीं स्किल्स के साथ गहराई से जुड़ी है आपकी मेडिकल फिटनेस, जो कि बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। आसमान में हजारों फीट ऊपर का माहौल जमीन से बहुत अलग होता है। एक प्रेशराइज केबिन में काम करना, लगातार कई घंटों तक खड़े रहना, इसके लिए गजब के स्टैमिना की जरूरत होती है। इसलिए एयरलाइंस आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता और ब्लड प्रेशर की बहुत ही बारीकी से जांच करती हैं। कोई भी छोटी सी छिपी हुई मेडिकल कंडीशन हवा में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, 6 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस। तो अब सवाल है कि एयरलाइंस तक पहुंचे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सख्त 6 स्टेप प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग, जहां हाइट, ग्रूमिंग और बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन, जो सीधे तौर पर कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज को टेस्ट करता है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल राउंड है पर्सनल इंटरव्यू। यहां चेक होता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा रहा है। इसके बाद आता है ग्रूमिंग राउंड, जहां पॉस्चर और हाइजीन का फाइनल असेसमेंट होता है। 5वें नंबर पर है फुल मेडिकल फिटनेस की जांच, और सबसे आखिर में पहचान पक्की करने के लिए बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक। काफी लंबा प्रोसेस है ना? अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, ट्रेनिंग, समय और खर्च।
एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझ लीजिए असली मेहनत अब शुरू होती है। एयरलाइंस खुद 6 से 12 हफ्ते की एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग देती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नॉर्मल क्लासरूम स्टडी नहीं है। यहाँ असल में आग बुझाना, पानी में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग यानी इमरजेंसी डिचिंग के वक्त पैसेंजर्स को बचाना और हर तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की जबरदस्त ड्रिल कराई जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही काम की बात देखते हैं। तैयारी के 2 रास्ते मौजूद हैं। पहला है सेल्फ प्रेप रूट यानी खुद से तैयारी करना। इसमें करीब 3 से 6 महीने लगते हैं। खर्च ना के बराबर है और सच कहूं तो यही सबसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका है। दूसरा रास्ता है किसी प्राइवेट एकेडमी को ज्वाइन करना। यहाँ 6 से 12 महीने लग सकते हैं और फीस 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये महंगी एकेडमीज पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। ये किसी को ग्रूम तो कर सकती हैं, लेकिन जॉब की कोई गारंटी बिल्कुल नहीं देती। तो चुनाव बहुत समझदारी से करना चाहिए। और अब हमारा आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन 6, सैलरी और करियर पाथवे। इतनी कड़ी मेहनत के बाद इसके रिवॉर्ड्स भी शानदार होते हैं। अगर फ्रेशर के तौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट से शुरुआत होती है तो सैलरी 35,000 से 70,000 रुपए महीने के आसपास हो सकती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, यही आंकड़ा डोमेस्टिक रूट्स पर ही 60,000 से 1.2 लाख तक पहुंच जाता है। और असली छलांग तब लगती है जब कोई इंटरनेशनल रूट्स पर सीनियर क्रू बनता है। वहां सैलरी 1.2 लाख से 2.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है, जो लेओवर और अलाउंसेस पर भी काफी डिपेंड करती है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, करियर का ग्राफ भी बहुत तेजी से ऊपर जाता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले 1 से 6 महीने तैयारी और सिलेक्शन में जाते हैं, फिर अगले कुछ महीने एयरलाइन की सेफ्टी ट्रेनिंग में। इसके बाद पहले 3 साल तक जूनियर केबिन क्रू के तौर पर काम होता है। चौथे से 7वें साल तक प्रमोशन मिलकर सीनियर केबिन क्रू या इन फ्लाइट सुपरवाइजर की रैंक मिलती है। 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक केबिन मैनेजर की जिम्मेदारी मिल सकती है। और 10 साल से ज्यादा बिताने के बाद बेस ट्रेनर या इन फ्लाइट मैनेजमेंट जैसी बड़ी लीडरशिप रोल्स में जाने का बेहतरीन मौका मिलता है। मतलब ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। तो अगर आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगा: भारत में कैबिन क्रू बनने के लिए महंगी डिग्रियों से ज्यादा पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेट करने का तरीका और मुश्किल हालात में शांत रहने की क्षमता मायने रखती हैं। यही वो असल चीजें हैं जो सिलेक्शन तय करती हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या किसी भी कैंडिडेट में वाकई वो अटूट धैर्य, तुरंत फैसले लेने की क्षमता और वो सेफ्टी फर्स्ट वाला माइंडसेट है जो हवा में हजारों फीट ऊपर लोगों की जान सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है? केबिन क्रू होना सच में सिर्फ एक ग्लैमरस जॉब नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी और सम्मानजनक जिम्मेदारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।